9 मई के हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पूरा 1 साल होने वाला है और कल बहुत साफ अल्फाज में बोला है DGISPR ने कि जब तक वाक़े के मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक जो कह ले मामला ठंडा नहीं होगा। तो ये जो टाइम है, ऑब्वियसली ये प्रोसेस है पूरा जिसमें सज़ा का अमल होता है, कितना आपको लगता है अरसा दरकार होगा कि ये मामला जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुँच सके? अहम नुक्ते पर आकर मैं समझती हूँ कि ये मामला रुक गया है और वो नुक्ता है 9 मई को ब्लैक डे कहा गया था। और मेरे ख्याल से अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें DGISPR ने ये वाज़े किया है कि 9 मई ब्लैक डे था, ब्लैक डे है और ब्लैक डे रहेगा। अब उसमें सियासी पहलू बहुत सारे हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप उसको एक ख़ास जाविये से देखें तो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सेंटिमेंट को आपने डायरेक्ट इन कंट्रास्ट किया है अपनी इदारों के साथ, ख़ास तौर पे अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ, और ऐसी एग्जांपल्स हैं उन ममालिक में सिर्फ इंतशार हुआ है, उन ममालिक को सिर्फ नुकसान हुआ है, उनकी पब्लिक को नुकसान हुआ है, उनकी तमाम की तमाम आवाम को नुकसान हुआ है। सो इस वजह से इसको ब्लैक डे करार दिया गया है। मसला आके यहाँ फंस गया है कि एक साइड ये कहती है कि आप इसकी संजीदगी को आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझें। दूसरी साइड ये कह रही है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करा लीजिए, हम समझते हैं कि हम इसमें बिल्कुल बेकसूर हैं। अब जो सच्चाई है ना वो कभी भी ब्लैक एंड वाइट उस तरीके से नहीं होती, उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं। उनकी तहकीक कैसे होगी, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि वाज़ेह हो गया है कि जब तक 9 में रिजॉल्व नहीं होता, इट हैज़ टू रीच एन अल्टीमेट कंक्लूजन, तो कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी और ये बात PTI को वाज़े तौर पर समझनी पड़ेगी। कल ये बहुत क्लियर मैसेज आ गया है 2 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कहा है कि मंतकी अंजाम तक ये मामला उस वक्त तक नहीं जाएगा या ठंडा नहीं होगा जब तक ये सजाएं नहीं होंगी। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि पहले कानून पर अगर अमल दरामद किया जाता तो 9 मई भी नहीं होता। तो ये तो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। देखिए, मुल्क की जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। लोअर कोर्ट्स में हम एक अरसे से रो रहे हैं कि क्या वहाँ पे सूरत हाल होती है, मुकदमात की लिस्ट अलग है। और फिर हमने पिछले कई सालों में देखा कि एक बड़ी वाइब्रेंट अग्रेसिव किस्म की सुप्रीम कोर्ट नज़र आई जो कि ऑलमोस्ट पार्टिजान थी। किसी दौर में एक तरफ थी, किसी दौर में एक तरफ थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो चीफ जस्टिस है जिनको आने से पहले ही मतराज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की गई, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो चीफ जस्टिस बने हैं और बड़ा उनकी लेगेसी को के ऊपर लोगों की नज़रें थी, एक उम्मीद थी कि वो खुद भी अपनी लेगेसी पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मगर ये भी एक तल्ख हकीकत है कि अगर कोई चीफ जस्टिस इतनी जल्दी कंट्रोवर्सी की जद में आए हैं तो वो भी चीफ जस्टिस हमारे मौजूदा है। ख़ास तौर पे बल्ले के निशान वाला जो डिसीजन था इलेक्शन से कुछ दिन पहले, एक जमात से बल्ले का निशान छीन गया, उसके बाद कुछ दीगर मामलात ऐसे थे। फिर एक ख़त आया 6 जजेस की तरफ से जिसमें कहा गया कि हम अंडर प्रेशर हैं, जो कि अभी प्रोब हो रहा है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि उनके ज़माने में कोई शिकायत नहीं आई। असल में तो उनका ज़माना अभी शुरू ही के अवाइल में ही है और उसके बावजूद उसके अंदर इतनी कंट्रोवर्सी आ चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा दौर एक कंट्रोवर्शियल दौर के तौर पर ही याद किया जाएगा। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात हुई कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और DGISPR से सवाल भी हुआ। 2 के कल मौलाना ने एक इंटरव्यू भी दिया हामिद मीर साहब को, लेकिन वो एहतजाजी सियासत की कॉल दे रहे हैं और वो एहतजाज की जानिब जाने का इशारा भी दिया है। तो दूसरी जानिब कल जो सवाल हुआ उसमें DGISPR ने फजल रहमान साहब से मुतल्लिक जो सवाल में कहा है कि सबूत ले आए। तो फजल रहमान साहब का जो अगला रद्द अमल या रिएक्शन क्या होगा? ये जो एहतजाजी सियासत के हवाले से वो सोच रहे हैं ये सियासत होगी या फिर वो सबूत लेकर आएंगे? जो मौलाना फजल रहमान की कैंप से हमारी बात हुई है और बड़ी डिटेल में बात हुई है, हमें बड़ी चारेखाना मूड में नज़र आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान। उनका मौक़िफ़ ऑलमोस्ट वही नज़र आ रहा है जो कि हम देख रहे हैं कि PTI का है। धांधली के हवाले से फॉर्म 45, 47 के मामले को वो वैसे ही देखते हैं। ये भी जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि PMLN या हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से एक तासुर ये था कि जब मौलाना फजल रहमान ये बात कह रहे हैं
کہ ہم دھاندلی کے خلاف ہیں تو ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے کیونکہ ان سے تو پی ٹی آئی جیتی ہے, بینیفیشری وہ ہے. اس پہ بھی جے یو ایف کا کیمپ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمارا مطلب پورا پاکستان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن بھرپور طریقے سے رگڈ ہے اور یہ حکومت غیر آئینی ہے. اب مولانا کے بیان کو نہ صرف حکومتی اتحاد اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا انہوں نے, اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ چپکلش میں ہی رہی. اگرچہ وہ بات کر رہے تھے جو کہ پی ٹی آئی کے موقف سے میچ کرتی ہے, اس کے باوجود انہوں نے تصدیق بھی کی مولانا فضل الرحمان کی, اپنے جلسوں کے اندر ان کے اوپر ڈیزل کے نعرے بھی لگوا دیے. اس کے بعد یہ بھی کہتے پھرے کہ جی وہ حکومت میں نہیں ہے اس لیے وہ اپنی شاید ڈیمانڈ چیک کر رہے ہیں, جو کہ ان کی چیف منسٹر نے یہ بیان دیا, انتہائی کنٹروورشل. سو اگریشن نظر آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے بیان میں. اعادہ کتنا ہے اور کس حد تک وہ اس کو لے کر آگے چلیں گے وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اپوزیشن ان کو کیسے انگیج کرتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی اس وقت تک بڑی سنجیدگی سے ان کو انگیج کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری جانب کے پی کے اندر ہم نے سی ایم اور گورنر کے درمیان جو ایک چپکلش کی جس کی آپ پہلے بات کر رہی تھی, علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا فیصل کریم کنڈی صاحب ہوں, ان کے درمیان جو ایک کہنے کلیش جاری ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نفرتیں نہیں بڑھانا چاہتے. آپ کو جو کے پی میں جو سیاست ہے وہ کس سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ارملا, یہ سوال بہت اہم ہے. اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صوبے کے اندر آپ کو بڑی جارحانہ, خاص طور پہ فیڈرل کی اور صوبے کی لڑائی کبھی بھی خوش آئند نہیں رہی ہے. ہمارے پاس ایک اس قسم کی مثال تھی پنجاب میں, جس وقت سلمان تحصیل صاحب گورنر تھے, اس وقت جو تھی ہم بڑی وفاق اور صوبے کی لڑائی دیکھتے تھے. لیکن کوئی میں نہیں سمجھتی کہ دس از اے ویری گڈ ایگزامپل ٹو لک ایٹ. یہاں پہ بھی معاملہ سینسٹیو ہے کیونکہ خیبر پختونخوا بہرحال وہ صوبہ ہے جس کے اندر انسرجنسی بھی رہی ہے, جس کے اندر دہشت گردی بھی رہی ہے. وہاں پہ بڑی تعداد میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کام کیا ہے, قربانیاں دی ہیں, لوگوں نے خون بہا ہے. سو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے, اس کو آپ نے سینسٹیولی ہی ٹریڈ کرنا ہے. جو پرسنالٹیز ہیں گورنر صاحب کی اور چیف منسٹر کی, اینڈ آئی کین سے دس وتھ کانفیڈنس, پولز اپارٹ ہیں. جتنے زیادہ اگریسو اور جتنے زیادہ آؤٹ اسپوکن گنڈاپور صاحب ہیں, اتنے ہی نپاتلا بولنے والے, دھیما بولنے والے, سکون سے بات کرنے والے فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں. سو یہ دو بالکل اپوزنگ پرسنالٹیز ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کنٹراسٹ ہے شاید اس کی وجہ سے ہم بہتر سینس پریویل کرتے ہوئے دیکھیں, اور میری دعا بھی ہے اللہ کرے کہ بہتر سینس پریویل کرے بھی.